तो जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है। अ स्ट्रीम इन हॉरिजेंटल पाइप, मतलब स्ट्रीम मतलब पानी की धार चल रही है, एक पाइप है हॉरिजेंटल और पाइप बीच में थोड़ा पतला है। आफ्टर पासिंग अ कॉन्ट्रैक्शन इन द पाइप एट विच इट्स सेक्शनल एरिया इज ए। तो जहां पर पतला है वहां पर सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कैपिटल ए। इट डिलीवर्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस, और वहां पर जो प्रेशर है वो उतना ही है जितना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वेयर द सेकंड एरिया इज बी। भाई पाइप पहले चौड़ा था, बीच में पतला है, फिर चौड़ा है। तो जो चौड़ा हिस्सा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बी है। सो दैट इफ अ साइड ट्यूब इज कनेक्टेड विद द पाइप एट द फॉर्मर प्लेस, मतलब जहां पर क्रॉस सेक्शन ए है, मतलब जहां पर पतला है वहां पर एक साइड ट्यूब और लगा दें, तो वाटर विल बी सट अप थ्रू इट इनटू द पाइप। तो नीचे से ऊपर को पानी आएगा, कह रहे हैं ये, फ्रॉम अ रिजर्वायर। कितना नीचे से उठ जाएगा पानी? एट अ डेप्थ दिस। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के समझाऊं तो शायद ज्यादा बेहतर समझ में आए। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये चौड़ा एक पाइप है, यहाँ से थोड़ा पतला हो गया, फिर ये ऐसा कर लेते हैं। यहाँ से नीचे से साइड ट्यूब लगा दी पतले वाले हिस्से में, और फिर ये आगे चौड़ा उतना ही हो गया जितना पहले था, ऐसा समझिए। तो मैं मान लेता हूं कि पानी इधर से इधर को फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो बी है, और यहाँ जो पतला था यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ए है। एक बात तो ये लिखी है। और ये जो साइड ट्यूब लगी हुई है ये किसी रिजर्वायर का, मतलब नीचे कहीं पानी का वो होगा, भंडार, टैंक मान लो। ये है रिजर्वायर, यहाँ से पानी उठा दे रहा है मान लो। और ये जो हाइट है हमें यही निकालनी है, मेरे ख्याल से एच ही तो निकालना है। तो मैं अब इसको कलर सेंड करके आपको समझाता हूँ। तो जो एच हाइट है ये निकालना है कि ये इतना होगा। हम क्वेश्चन को एक बार और समझे तो सही रहेगा। A stream in a horizontal pipe, after passing a contraction in the pipe, वो दिख रहा है आपको, at which its sectional area is capital A, is delivered at atmospheric pressure at a place where the reservoir area, second area is B. So that if the side tube is connected with the pipe at the former place, water will be sucked up. पानी ऊपर को खींच लिया जाएगा through it into the pipe from the reservoir at a depth this below the pipe. एस, स्मॉल एस बीइंग द डिलीवरी पर सेकेंड, मतलब कितना पर सेकेंड फ्लूइड आ रहा है वो डिलीवरी एस है। स्टैटिक्स और डायनामिक्स से जब हम पहले भी पढ़ते थे बीएससी में बच्चों, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो समझाने में टाइम लगता है। टाइम लगने की वजह यह है कि आपको लैंग्वेज के आधार पर पिक्चर बनानी होती है, पूरा डायग्राम बनाना होता है। ये दरवाजा बंद कर देना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाद में क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होता, उतना लगेगा नहीं आपको लैंग्वेज समझने में। और दूसरा यहाँ फायदा यह है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। आपको कुछ क्वेश्चंस में समझ में आ गई तो आप ये मान के चलिए उन्हीं में से कोई एक एग्जामिनर भी पूछ लेगा और आप अटेम्प्ट भी कर लेंगे। अच्छा, अब ये देख लेते हैं। अ, हम लोग यहाँ कैपिटल पाई का प्रेशर के लिए बच्चों कई बार पी और कई बार कैपिटल पाई, ये ऐसे होता है, स्मॉल पाई ऐसे होता है। हम प्रेशर के लिए कैपिटल पाई का फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इस लेवल पे कि मान लो कैपिटल पाई प्रेशर है। तो चलिए, और प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू क्या होता था, mgh पढ़ा है। यस सर। बल्कि मास वो, तो हम इसको यूज करेंगे फिजिक्स का। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो रिजर्वर है वो एच डेप्थ से पानी उठा लेता है, या ऊपर नीचे से ऊपर को कहोगे
तो हाइट हो जाएगी, ऊपर से नीचे को उठोगे तो डेप्थ हो जाएगी। चलो, लेट h be the height through which water is sucked. Water is sucked up. अब पाई के बारे में भी बता दें, एंड पाई विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, पाई यहां पर मान लेते हैं, ए पर प्रेशर जो है वो पी के साथ सफिक्स में ए ले आ लीजिए। बच्चों ए पर कम प्रेशर होगा तभी तो ज्यादा प्रेशर से कम की ओर ही जाएगा ना फ्लूइड, तो पानी कहाँ को फ्लो होता है, हायर हायर से लोअर की ओर, हर चीज। हायर क्या प्रेशर, जहां ज्यादा प्रेशर होगा वहां से कम प्रेशर की ओर जाएगा। एंड दिस डिफरेंस इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। यूनिट के लिए कर रहे हो तो एम जी एच जो है रो कर ले। और यहाँ पर आपने खुद ही लिखा है कि डिलीवर्ड ए पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसको रो वन ले लेंगे। एट ए रो इक्वल टू वन। तो आपके पास पाई माइनस पी ए इक्वल टू हो जाएगा जी एच। इक्वेशन वन बहुत आसान है। इतना क्लियर हो पाया या नहीं? हेलो। यस सर। अच्छा बेटा, रो कांस्टेंट है, यहाँ पर रो वन है, तो मोशन स्टडी हुआ या नहीं? यस सर। ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब मोशन स्टडी है। इसका मतलब हुआ कि डेल स्टडी मोशन में याद है डेल फाइव बाई डेल टी क्या होता था? सर 0। ये जीरो हो जाएगा। देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा तो कोई चर्चा कहीं पर लिखा नहीं है। नो एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, तो वी जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर वी जीरो नहीं है तो फिर वी वी का डेरिवेटिव आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा कुछ ना कुछ। सो सिंस बर्नौली क्वेश्चन क्या थी बच्चों? बर्नौली क्वेश्चन इज, याद है, माइनस डेल फाइव बाई डेल टी प्लस वी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर माइनस पी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कुछ ऐसा था क्या? यस सर। तो ये क्या बन जाएगी फिर? अब इसमें दो टर्म तो आपने पहले ही जीरो कर दिए हैं, वी और डेल फाइव बाई डेल टी। तो हाफ क्यू स्क्वायर माइनस पी अपॉन रो इक्वल टू, रो भी वन है तो सीधे पी। माइनस था प्लस था? प्लस था ना यहाँ पर, माइनस केवल इसी में था शायद। यस सर, प्लस है यहाँ। हाँ, रो वन है, तो ये मतलब आपकी बर्नौली ये हो गई, पी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चों, प्रेशर जितना अब लगाइए, ये इसका मतलब ये दो टर्म है, इन दोनों का सम हर जगह बराबर होगा, सम कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर एट ए पर हम वेलोसिटी हाफ वी ए ले लेता हूँ, वी ए स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर पाई प्लस हाफ वी बी स्क्वायर। हम ऐसा ले सकते हैं। तो यहां से पाई माइनस पी ए कितना आ जाएगा?
हाफ VA² माइनस VB²। इक्वेशन नंबर 2, दो हो गई आपके पास। तो ये दोनों बराबर कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। GH इक्वल टू हाफ VA² माइनस VB²। तो अब आपको H निकालना है, लेकिन VA और VB आपको पता नहीं है, वो हटानी है। एकमात्र सहारा जो इन सवालों में फिर रहता है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो नोट कर लिया है, मैं थोड़ा सा हिस्सा हटा के यहीं पर करना चाह रहा हूँ। आप स्क्रीन सेव कर लीजिए प्लीज। मैं मान रहा हूँ कर लिया होगा, तो मैं कर रहा हूँ, अब आगे हटा रहा हूँ। यहीं पर हो जाना है, अब हो गया, थोड़ा सा रह गया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हुई, जितना फ्लूइड आएगा, ठीक है, रो, और ए पर जो फ्लूइड होगा वो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, और वेलोसिटी VA। तो दोनों का प्रोडक्ट वो वॉल्यूम इंटू रो इक्वल टू, क्योंकि रो कांस्टेंट ही है हर जगह, बी पर वेलोसिटी B। और ये दोनों फ्लो की जो स्पीड है दोनों की, वो कितना है, कितनी दे रखी है, लास्ट में पढ़िए, डिलीवरी पर सेकेंड, ये S। मतलब जितना पानी आएगा उतना ही जाएगा भी। तो पानी कितना आएगा, ए पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है वहां वेलोसिटी VA है, तो 8 सेकंड में इतना पानी निकलेगा इनटू रो, या रो 1 है। ये हो जाएगा AVA इक्वल टू BVB इक्वल टू S। तो VA इक्वल टू हो जाएगा S/A, और VB इक्वल टू हो जाएगा S/B। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें तो 3 में, सॉरी, तो प्रूफ हो रहा है क्या, देखिए तो। यस सर। तो हो गया बस। डेरिवेशन में कुछ नहीं है बेटा, सवाल समझना है। इसमें छोटे सवाल कम ही है इस चैप्टर में। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का और बर्नौली का एप्लीकेशन है, हो गया सवाल। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है इसलिए टाइम कम है, आगे बढ़ो। यस सर। तो देखिए प्लीज, एन इनफाइनाइट फ्लूइड, मतलब एक बड़ी लेक है कोई, सोच लो। अच्छा, नैनीताल की जो लेक है उसका एरिया आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, कोई आइडिया, लगभग बताओ यार। कोई आइडिया नहीं है। नैनीताल से, तल्लीताल से मल्लीताल कितनी दूर होगा बच्चों। सर 2 किलोमीटर। अच्छा, और चौड़ाई, सर 500 मीटर। तो आधा हो गया फिर। 500 मीटर मतलब 1/2 किलोमीटर, किलोमीटर में ही बनाओ सब, तो एरिया अप्रोक्सीमेट। समझ में आ गया होगा कि नैनीताल की यस लेक सर। कितनी छोटी है। जहां से नाइल रिवर निकलती है, जरा आज देखिएगा अफ्रीकन कंट्रीज में कितनी बड़ी लेक है। अप्रोक्स 69,000 स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर।
अब आप समझ रहे होंगे कि ये अपने आप में समुद्र हुए। लेक सुपीरियर को देखिएगा यूएस में, अमेरिका की तो 4-5 बड़ी लेक है, उन्होंने सबको कनेक्ट कर दिया, वो समुद्र की तरह काम करते हैं। कहने का मतलब है ऐसा कुछ सोचना कि इनफाइनाइट फ्लूइड का क्या मतलब है। अगर आप समुद्र सोच पा रहे हैं बहुत बड़ा तो ठीक, नहीं तो छोटे लेक भी सोचें तो थोड़ी बड़ी सोचें। एक बहुत बड़ा फ्लो है, लेक है। अब उसमें क्या है कि लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है तो समझना है, इन विच इज अ स्फेरिकल हॉलो, एक गैप है बीच में कहीं, पानी का बुलबुला जैसा सोचो पानी में, स्फेरिकल है हॉलो और उसका रेडियस है ए, इनिशियली एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ नो फोर्सेज। ठीक हो गया। धीरे धीरे अगर उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे, इफ कांस्टेंट प्रेशर पाई इज अप्लाइड एट इंफिनिटी, यहाँ पर नहीं इन्फिनिट बहुत दूर, तो उसका असर पड़ेगा उस जो हॉलो स्पेस है उसमें भी, कैविटी में भी, तो पानी भर जाएगा उसमें क्योंकि वो तो कैविटी फूट ही जानी है। तो उसका भरने का जो टाइम है वो ये है कहा। क्वेश्चन समझ में आ पाया आप लोगों को? Yes, sir. हम्म। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं, डायग्राम में कुछ है नहीं करने के लिए, मैथमेटिकल बहुत कुछ है इसमें। अरे यार बहुत अच्छा नहीं बना है। चलो ये मान लो कि दो स्थितियां मान लो रिलेटिवली, वो रेडियस ए तो आइडियल सिचुएशन में बाद में लेंगे। अभी मान लो कि ये जब आर रेडियस था तो वेलोसिटी वी थी, और जब आर डैश था तो वेलोसिटी फ्लूइड की अंदर को आने थी, फ्लूइड की अंदर को आने की वेलोसिटी जो कैविटी भर रही है। तो जब आर डैश रह गया था रेडियस तो मान लो अंदर को फ्लूइड वी डैश स्पीड से आ रहा था, और जब आर था तो वी। अब इसमें गौर करिएगा प्लीज, वेलोसिटी धीरे धीरे जैसे बढ़ रही होगी और रेडियस कम होता जा रहा होगा, ये उल्टा चलेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब चीजें होती हैं तो डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा गामा फंक्शन की बात आई, कोई स्टूडेंट हैं जिन्होंने गामा के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई, जिन्हें गामा पढ़ा ही नहीं है वो बताओ, कोई है ऐसा? या गामा याद नहीं है, अब नहीं पढ़े के बराबर हो गया हो? सर बता ही दी। अच्छा, तो फिर अब इसी में जाएगा टाइम अभी, कोई बात नहीं बेटा। ऑयलर ने, ये काम भी ऑयलर का ही है, ऑयलर ने एक बीटा और एक गामा दो फंक्शन दिए। इन पे काफी डिटेल में स्टडी एमएससी में होती है, जो लोग स्पेशल फंक्शन पढ़ते हैं। हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, हम बच्चों की तरह कुछ चीजें पढ़ लेंगे। ये दो स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन है। अगर एक जीरो से इंफिनिटी इम्प्रॉपर है, e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स हो, तो इसको हम गामा एन कहते हैं, ये समझना। ये जैसे मैं गामा वन कह दूं तो गामा वन कितना होगा भाई, जीरो से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एन चीजें वन रखोगे तो एक्स टी पावर जीरो वन, तो खाली डी एक्स बचेगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, जीरो से इंफिनिटी, तो माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर माइनस जीरो, तो ये जीरो और ये वन, तो वन आ जाएगा। तो हमें ये पता लगा कि गामा वन वन होता है। दूसरा मैं आप कराऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा कि गामा एन प्लस वन इन जनरल एन गामा एन होता है। आप इसे इसे भी प्रूव कर सकते हो ऐसे ही, जहां पर एन था वहां एन प्लस वन रखो, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर लो एक बार, हो गया प्रूव। इसमें एक स्पेशल केस आएगा कि अगर आपके पास जो एन है वो जीरो यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाए, तो आप गामा एन प्लस वन को फैक्टोरियल एन कह सकते हैं। अरे यार, फैक्टोरियल एन कह सकते हैं।
प्रूफ कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं पसंद करूंगा पढ़ाना, लेकिन अभी नहीं। गामा एन प्लस वन एक जितने का है उससे एक कम फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे गामा फाइव कितना हो जाएगा, उससे एक कम का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। तो गामा वन कितना होगा? वन। सर 0 फैक्टोरियल 1 ही होगा। हम्म मतलब ये मैंने बताने की कोशिश की कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। क्लास इलेवेंथ में हम लोग पहली बार पढ़ते हैं और सब परेशान रहते हैं कि जीरो फैक्टोरियल कैसे हो गया होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जीरो फैक्टोरियल जो होता है गामा वन होता है, और गामा वन मैंने इसलिए जानबूझ के प्रूफ किया, नहीं तो आप कहोगे ये भी तो रटा ही दिया। तीसरा, यहाँ पर आप जब वो करते हैं तो गामा 5/2 जैसे ब्रेक करना है, तो गामा एन प्लस वन को एन गामा एन लिखा गया है, आप इसमें रख लेंगे। तो वो 5/2 3/2 और गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है, प्लीज। हाँ, इसे जरूर याद रखिएगा। फिर ये बोर्ड दिक्कत करने लग गया मेरे ख्याल से। हाँ, ये गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, गामा हाफ रूट पाई है। गामा की ये दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमें एप्लीकेशन करना है, और इसमें एट लास्ट में लगेगा लिजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। लिजेंडर्स डुप्लीकेशन गामा बीटा अगर मैंने पढ़ाया होगा कभी तो जरूर ये सारी चीजें वहां आई होंगी। तो बच्चों 8 सवाल तो हम कर ही लेंगे, इसके बहुत ज्यादा सवालों में मैं नहीं जाऊंगा, जरूरत भी नहीं होगी। इतना अगर आपको आ गया तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एटलीस्ट हाफ आवर की जरूरत है, जो अभी समय नहीं है इतना। तो इसे मैं कल ही कराऊंगा। कल सुबह पहले इसी को करेंगे। तो अभी इसे मैं